3 दिसंबर 1984 की रात भोपाल की एक फैक्ट्री से अचानक 40 टन जहरीली गैस लीक हो जाती है और फिर सुबह होने तक पूरा भोपाल एक ऑक्सीजन गैस चैम्बर में तब्दील हो जाता है। चारों तरफ मरे हुए लोगों और बच्चों की तस्वीरों से पूरे भारत में हल्ला मच जाता है। वहीं आजादी के बाद रोजगार का सपना देख रहे जनता के लिए यह इंसिडेंट कैटास्ट्रॉफी साबित होता है। सिर्फ एक ही रात में 3000 से ज्यादा बेकसूर लोग मौत के मुंह में चले गए। कुछ ही दिन में ये आंकड़ा 15 से 20 हजार के पार पहुंच जाता है। आदमी, औरतें, बच्चे जो भी इस गैस के कांटेक्ट में आए उन्होंने अपनी जान गंवा दी। सड़कों पर चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी रहती है और जो बच जाते हैं वो कई बीमारियों के साथ जिंदगी भर के लिए डिसेबल हो जाते हैं। एक खुशहाल और जिंदा दिल शहर कुछ ही घंटों में शमशान घाट में तब्दील हो जाता है। ये इंसिडेंट न केवल भोपाल के लोगों के ऊपर गहरा जख्म छोड़ देता है बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के ऊपर कई सवाल भी खड़े कर देता है। पहला ये कि आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन होता है? आखिर कैसे भोपाल शहर एक गैस चैम्बर में बदल जाता है? इतनी बड़ी ट्रेजेडी के आखिर क्या परिणाम निकलकर सामने आते हैं और इस इंसिडेंट से भारतीय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर क्या असर पड़ता है? 2 दिसंबर 1984 की रात जब पूरा भोपाल सोने की तैयारी में था, तब रात के 9 बजे यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के पेस्टिसाइड प्लांट में काम करने वाले वर्कर्स ने अपने रूटीन काम के तहत प्लांट के केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट के पाइप को क्लीन करना स्टार्ट किया। केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट के पाइप क्लॉग थे, इसलिए वर्कर्स इस क्लॉग पाइप को अनक्लॉग करने के लिए इसमें पानी मारकर क्लीन करने की कोशिश कर रहे थे। इस क्लीनिंग प्रोसेस के दौरान पानी एक साइड पाइप के माध्यम से टैंक E610 में एंटर करने लगा। अगले कुछ ही घंटों में टैंक E610 में 500 लीटर पानी घुस गया, जिससे हुआ ये कि वाटर एंड मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे इन शॉर्ट MIC कहा जाता है, के मिलने से एक खतरनाक रिएक्शन होने लगा। यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है कि अगर MIC स्टोरेज टैंक में पानी नहीं जाता तो भोपाल गैस ट्रेजेडी होता ही नहीं। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जब MIC स्टोरेज में पानी जाने से रोकना ही था तो कंपनी ने इतनी बड़ी गलती कैसे की? आखिर प्रोसेसिंग यूनिट के सफाई के दौरान कौन सी पाइप से पानी MIC टैंक्स में चला गया? दरअसल हुआ ये कि कुछ दिन पहले ही कंपनी ने एक जंपर्स पाइप सिस्टम से प्रोसेसिंग यूनिट और MIC स्टोरेज टैंक को आपस में जोड़ दिया था। ये जंपर लाइन केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट से होकर टैंक के बीचों बीच जाती थी। जंपर पाइपलाइंस पूरे फैक्ट्री में बिछी हुई थी, जिससे कि MIC टैंक्स में पानी जाने की पूरी संभावना थी, लेकिन कंपनी ने वर्कर्स से काम लेने को सोचा और सेफ्टी मेजर्स को साइड कर दिया गया। इस जंपर लाइन से जब पानी गुजरा तब सेफ्टी वॉल्स में फॉल्ट होने की वजह से पानी MIC टैंक्स में घुसने लगा। अब ऐसी स्थिति में अगर ये MIC टैंक्स जंपर लाइन से कनेक्टेड नहीं होते तो ये पूरी तरह से आइसोलेटेड रहते, जिससे कि इनमें पानी जाने का खतरा बिल्कुल नहीं रहता। रात के 10:30 बजे टैंक E610 का प्रेशर 10 PSI तक पहुंच गया। प्लांट के सुपरवाइजर को इस बारे में इन्फॉर्म करने पर उन्होंने रात के 11 बजे तक ये अज्यूम किया कि टैंक E610 के प्रेशर में आए गए चेंजेस रीडिंग इंस्ट्रूमेंट की खराबी के कारण दिए गए हैं। करीब रात के 11:30 बजे MIC एरिया में काम कर रहे वर्कर्स को महसूस हुआ कि उनकी आंखें जल रही है और ये गैस लीक का काम है। वो लोग तुरंत लीकेज को खोजना स्टार्ट कर देते हैं और रात के 11:45 में एक लीकेज मिल भी जाता है। लेकिन इन्वेस्टिगेटेड लीक इतना छोटा था कि सुपरवाइजर ने फैसला किया कि इस इशू को टी ब्रेक के बाद एड्रेस किया जाएगा। तब तक बाकी एम्प्लॉयज को कहा गया कि वो और लीकेज को ढूंढे। ये इंसिडेंट रिपोर्ट्स UCC रिपोर्ट्स का कंक्लूजन था, जिसे कई फैक्टर्स की वजह से भारत सरकार नकारती रही। सच तो यह है कि फैक्ट्री में कई सेफ्टी मेजर्स की हालात खराब थी। यहाँ कंपनी सिर्फ अपने प्रॉफिट्स पर ध्यान दे रही थी। मशीनरी से लेकर वर्कर्स तक सब बहुत बुरे हालात में फंक्शनल थे और इसी वजह से UCC एंड गवर्नमेंट बॉडीज ने मिलकर यहाँ हुए लापरवाही को छुपाने के लिए मीडिया में कई ऐसे रिपोर्ट्स फैलाए जिसमें कितनी सच्चाई है किसी को नहीं पता। दरअसल फैक्ट्री में MIC को लिक्विड फॉर्म में 3 बड़े टैंक E610, E611 और E619 में स्टोर किया गया था। सेफ्टी मैनुअल्स के अनुसार टैंक्स को केवल 50% भरा जाना था, जिसमें कि 30 टन तक MIC परमिटेड था, लेकिन इन टैंक्स में 75% की कैपेसिटी तक 42 टन MIC भरा हुआ था। बचे हुए स्पेस में इनर्ट नाइट्रोजन गैस भरा जाता था।
जिससे कि MIC स्थिर रह सके और किसी भी तरह के केमिकल रिएक्शन को रोका जा सके। बट पैसे बचाने के लिए फैक्ट्री में E610 और E611 को परमिटेड MIC फिलिंग से ज्यादा भर रखा था। इससे हुआ ये कि E610 टैंक के प्रेशर में गड़बड़ होने लगा और इनर्ट गैस को कंटेन नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा इन टैंक्स में MIC अलर्ट का इंडिकेटर भी काम नहीं कर रहा था। साथ ही टेम्परेचर हाई होने पर बजने वाला अलार्म भी कई सालों से डिस्कनेक्ट था। इसके अलावा जो वेंट टैंक से जहरीली गैस को बाहर निकालकर स्क्रबर्स में भेजता था, उस स्क्रबर्स को भी वर्कर्स द्वारा बंद रखा हुआ था, क्योंकि कंपनी में ऑपरेशन अक्टूबर मंथ से ही बंद थे। इतनी लापरवाही के बीच टैंक E610 में लगा प्रेशर कंट्रोल वाल्व भी काम नहीं कर रहा था। यहाँ सेफ्टी मेजरमेंट की धज्जियां तो पहले से ही उड़ी हुई थी। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के इन्वेस्टिगेशन टीम के एक रिपोर्ट के अनुसार सफाई के दौरान MIC टैंक्स में बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से MIC और H2O मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर गए, जिसकी वजह से प्रेशर रिलीज वाल्व ओपन हो गया और इसी वजह से जहरीली गैस लीक हो गई। एक तरह से देखा जाए तो एक बड़ी तबाही की नींव पहले ही रखी जा चुकी थी। 12:40 पर टी ब्रेक खत्म होते होते सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि टैंक E610 क्रिटिकल स्टेट में पहुंच गया था। टैंक का तापमान और प्रेशर इतनी तेजी से बढ़ा कि टैंक के ऊपर मौजूद कंक्रीट स्लैब में क्रैक पड़ गया और इमरजेंसी रिलीफ वाल्व फट गया। इससे हुआ ये कि टॉक्सिक मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज होने लगी। हालांकि प्लांट पर काम कर रहे एम्प्लॉयज ने अलार्म सिस्टम को 12:50 पर ट्रिगर कर दिया था, लेकिन तब तक प्लांट के चारों ओर गैस इतनी तेजी से कॉन्सेंट्रेट कर गई थी कि उसे टॉलरेट करना मुश्किल हो गया था। इस जहरीली गैस को एटमॉस्फेयर में रिलीज होने से रोकने के लिए मेजरली 3 सेफ्टी डिवाइस का इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन फैक्ट्री में वो तीनों ही डिवाइस खराब पड़े थे। जिस रेफ्रिजरेशन सिस्टम से गैस टैंक को कूल किया जाना था, वो जनवरी 1982 से ही बंद पड़ा था। अब क्योंकि फैक्ट्री में किसी भी तरह का सेफ्टी प्रिकॉशंस अवेलेबल नहीं था, इसलिए 30 टन गैस को एटमॉस्फेयर में रिलीज होने में केवल 45 से 60 मिनट का समय लगा और 2 घंटे में ही 40 टन गैस हवा में फैल गई। इसके अलावा फैक्ट्री में गैस लीक के 2 सायरन थे, लेकिन जब पब्लिक को अलर्ट करने वाला सायरन बजा तो उसे जल्द ही बंद कर दिया गया, ताकि लोगों को गैस लीक का पता ना चले और इससे कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो। कंपनी का ये एक्ट पूरे भोपाल के लिए मौत का न्योता बन गया। इसी बीच वर्कर्स ने विपरीत दिशा में भागते हुए UCIL प्लांट को खाली कर दिया, लेकिन इस इंसिडेंट से अनजान आम जनता अपने घरों तक ही सीमित रह गई। करीब 1 बजे जब पुलिस को गैस लीक की जानकारी लगी तो 1:25 और 2:10 के बीच पुलिस ने 2 बार UCIL प्लांट में फोन घुमाया और दोनों ही बार विश्वास दिलाया गया कि सब कुछ ठीक था, लेकिन तीसरे कॉल पर उन्हें समझ आया कि प्लांट में गैस लीक हो गई है। इस जल्दबाजी में सबसे पहले शहर के हमीदिया हॉस्पिटल को इन्फॉर्म किया गया, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से डॉक्टर्स को यह पता नहीं था कि प्लांट में रिलीज होने वाली गैस कौन सी थी। पहले उन्हें इन्फॉर्मेशन थी कि लीक होने वाली गैस अमोनिया हो सकती है, फिर बाद में इस गैस को फॉस्जिन बताया गया। आखिरकार जब उन्हें जानकारी मिली कि लिक्विड गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हॉस्पिटल स्टाफ के लिए ये नाम बिल्कुल ही नया था। ना तो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने पहले इस गैस का नाम सुना था और ना ही उनके पास इसका कोई एंटीडोट था। पेशेंट की शॉर्ट ब्रीथिंग के चलते कई पेशेंट को ऑक्सीजन दी गई, लेकिन ऑक्सीजन ने MIC गैस के साथ और भी बुरी तरह से रिएक्ट किया, जिससे हॉस्पिटल पहुंचने वाले लोग भी मारे गए। एक ही रात में भोपाल की दुनिया बदल गई। सोते हुए हजारों लोग नींद से कभी उठ ही नहीं पाए। भले ही आज तक भोपाल गैस ट्रेजेडी की वजह से हजारों लोग जस्टिस की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सरकारी लापरवाही और UCC के करप्शन और नॉन कोऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशन की वजह से आज तक लोगों को पता नहीं चल सका कि इतनी बड़ी दुर्घटना हुई कैसे। कुल मिलाकर जो बात सामने आई है उससे इतना ही समझ आता है, शुरुआत से ही UCC और मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ कई महत्वपूर्ण सिक्योरिटी स्टैंडर्ड की अनदेखी की। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में MIC जैसी खतरनाक गैस बनाने का प्लांट लगने से शहर के लिए सीधा खतरा पैदा हो गया। सच तो ये है कि ऐसे जगह पर इतने खतरनाक प्लांट और प्रोडक्शन को अलाउ ही नहीं करना चाहिए था। जब इस प्लांट का प्रपोजल गवर्नमेंट को दिया गया था, तब UCC ने अपने आवेदन में MIC के खतरे के बारे में लिखा तक नहीं था।
स्टेट गवर्नमेंट शुरू से ही यूसीसी के साथ खड़ी थी।